Ankush from Triple S, and after a long time I welcome you all in the MCQ series of Finance Account Assistant, जिसका एग्जाम आपका 28 जनवरी को शेड्यूल्ड है। तो इकोनॉमिक्स के MCQs करवाऊंगी मैं आपको। सो दिस इज़ द सेट 1 और वेरी सून अभी और कंसेक्यूटिव सेट्स जो हैं इकोनॉमिक्स के मैं आपके साथ लेके आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपने सारा अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया होगा। नाउ दिस विल बी योर रिवीजन सेशन, है ना, आपके हम रिवाइज कराऊंगी मैं आपको MCQs जो भी हैं इकोनॉमिक्स के। एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ऑल जो भी आपका सिलेबस है ना पूरा इकोनॉमिक्स का, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मिक्सअप होंगे, ठीक है। सभी पूरा सिलेबस जो है आई विल बी कवरिंग अप इन दीज MCQ सीरीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। नाउ कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says, as a result of rise in consumers' income, demand curve for coarse grain or inferior good is. तो क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जब हमारी कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज होती है, राइज होती है, ठीक है, उससे डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ता है, जो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड कर्व है उस पर क्या इफेक्ट आता है इसका। तो सबसे पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ आपको। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज शिफ्ट्स टू लेफ्ट, ठीक है। यानी कि जो डिमांड कर्व है वो आपकी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती है अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो देखिए अब आप एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, जिसने सुनना है एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हैं इसकी। देखिए क्या है इन्फीरियर गुड्स, क्या होते हैं इन्फीरियर गुड्स? वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट का नेगेटिव का मतलब है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, यानी कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीजेस, ठीक है। ये इसको बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट। ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, यानी कि जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो इन्फीरियर गुड्स का जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। और इन्फीरियर गुड्स आप याद रखिएगा, दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि अगर इन्फीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। किसकी बात कर रही हूँ मैं? इन्फीरियर गुड्स की। और जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं ये एसेंशियल्स ऑफ लाइफ होते हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? दीज आर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, यानी कि फॉर पुअर हाउस होल्ड दीज आर द एसेंशियल्स फॉर लाइफ, ठीक है। एक गुड्स होते हैं हमारे नॉर्मल, है ना। नॉर्मल गुड्स के बारे में भी आपने स्टडी किया होगा। तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स जो हैं दे मे और मे नॉट बी एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके केस में क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जो आपकी डिमांड है, जब हमारी, अब मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ी, ठीक है, तो डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो जब डिमांड कम होगी तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगी ना। अगर वो राइट की तरफ जा रही है तो यानी डिमांड कम इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। बट डिमांड हमारी यहाँ बढ़ नहीं रही, डिमांड हमारी यहाँ कम हो रही है with the rise in consumers income in case of inferior goods। ये याद रखना आप, ठीक है। तो this is the option number D is the right answer for question number 1. Okay, now coming upon to question number 2. Question number 2 says substitution effect takes place when price of the commodity becomes। substitution effect जो है वो टेक प्लेस करता है, वो होता है जब प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है, मतलब प्राइस जो है वो बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिवली डेयर, रिलेटिवली चीपर, दोनों ही इसके आंसर है। अगर कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है दोनों ही केस में अकर करेगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ओविंग टू द चेंज इन इट्स प्राइस, है ना। तो उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो जब अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर करेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर करेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसे कहते हैं? कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कमोडिटी को, ठीक है। So D is the right answer for question number 2. Coming upon to question number 3. Question number 3 कहता है आपका marginal rate of substitution is determined by। जो marginal rate of substitution है is determined by, क्या determine करता है marginal rate of substitution को, ठीक है। तो satisfaction level of consumer income utility preference। So the correct answer for question number 3 is again डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 अगेन। डी कह रहा है कि प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो बेसिकली वो रेट होता है जिसपे एक कंज्यूमर विलिंग है अब एक गुड को सेक्रीफाइस करने के लिए फॉर अनदर गुड, ठीक है। जब हम जिस रेट से हम एक गुड को दूसरे गुड के लिए सेक्रीफाइस करते जाते हैं, जो कंज्यूमर है वो सेक्रीफाइस करता जाता है, उस रेट को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये जो सेक्रीफाइसिंग नेचर है कंज्यूमर की, यानी कि जब हम एक गुड को दूसरे गुड के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं,
वो जो रेट है ना बेटा, वो हमेशा डिक्रीज होता है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होता, दैट ऑलवेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। वो जो हमारी यूटिलिटी, वो जो हमारा रेट है, दैट ऑलवेज टेंड्स टू डिक्रीज अलोंग द कर्व, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम एमआरएस भी कहते हैं। इट इज द रेट जिसपे एक कंज्यूमर जो है वो एक गुड को दूसरे गुड के लिए सेक्रीफाइस करेगा। एमआरएस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, याद रखना, इसकी प्रॉपर्टी है एमआरएस की, ठीक है। और जो एमआरएस है वो क्या बताता है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर बताता है। देखिए ये एमआरएस हमने किस चैप्टर में पढ़ा, ये एमआरएफ हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में, है ना। ये ऑलरेडी ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एमसीक्यूज मैंने आपको इकोनॉमिक्स के एफए के पहले भी करवाए थे, ठीक है। तो उनमें भी काफी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए एफए के, जो मैंने एमसीक्यू के सेट करवाए थे, वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे वो भी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये हमने इंडिफरेंस कर्व के चैप्टर में पढ़ा था। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर ही बताती है, टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर ही बताती है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये एमआरएस जो है ये इज डिटरमिन्ड बाय प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व्स यूज्ड टू स्टडी। यही बताया, यही डिस्कस किया अभी कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं ये क्या स्टडी करते हैं। सो दे स्टडी दी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। परचेज डिमांड तो है ही नहीं, टारगेट मार्केट तो यहाँ कहीं नहीं आएगा। कस्टमर बिहेवियर, तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर भी कहीं ना कहीं इंडिफरेंस कर्व जो है वो बताता है, नो डाउट, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर भी शो करता है। सो डी भी इसका समवट आंसर बन सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बी बन रहा है, विच इज कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है। अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑप्शंस में नहीं होता, देन वी वुड हैव यू नो कि जो है कस्टमर बिहेवियर हो सकता है, देन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। वी वुड हैव कंसिडर्ड कस्टमर बिहेवियर एज वेल, अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस हमें ऑप्शन में ना होता, ठीक है। सो इसके लिए जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ओके। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ठीक है। अगर हाँ कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑप्शन में नहीं होता, फिर हम कस्टमर बिहेवियर को कंसिडर कर सकते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 says, question number 5 says, question number 5 is saying the demand curve for perfect competition is, परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात कर रही हूँ या परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे डिमांड कर्व हमारी कैसी बनती है, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो डिमांड कर्व है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक होती है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्राइस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। आप जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड, जो भी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, प्राइस हमेशा जो है हमारा सेम रहेगा। तो इसकी डिमांड कर्व जो है ना वो इस तरीके से बनती है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सोल्ड रखो और वाई एक्सिस पे अगर आप प्राइस रखते हो, तो क्योंकि प्राइस जो है दैट इज सेम, प्राइस जो है आपका हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए ये जो आपकी डिमांड कर्व है ये क्या बनती है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है, एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में आपने याद रखना है कि जो फर्म और इंडस्ट्री है वो डिफरेंट है। फर्म एंड इंडस्ट्री आर डिफरेंट इन केस ऑफ परफेक्ट, इन केस ऑफ परफेक्ट, क्योंकि जो फर्म है, जो एक सिंगल फर्म है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। जो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, फर्म को वही प्राइस लेना पड़ता है। तो फर्म इज प्राइस टेकर हेयर, है ना, इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये भी होता है कि अगर आप एक स्मॉल फॉल करोगे ना प्राइस में, अगर आप स्मॉल डिक्रीज करोगे प्राइस में, तो आपकी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो सकती है। और अगर आप अपना प्राइस जो है वो स्लाइटली इंक्रीज कर दो मार्केट डिमांड से, थोड़ा सा मार्केट प्राइस जो है उससे अगर आप स्लाइटली इंक्रीज कर दो, तो आपकी डिमांड जीरो भी हो सकती है। तो इनफाइनाइट टू जीरो आपकी डिमांड जो है वो रेंज करेगी बहुत क्विकली, ठीक है। और इसकी जो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, समथिंग विच इज फ्लेक्सिबल। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट जो डिमांड कर्व है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर आपकी स्लाइट इंक्रीज या स्लाइट डिक्रीज जो है डिमांड को इंक्रीज मतलब इन्फिनिटी टू जीरो पहुंचा सकती है। सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 6, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी मतलब ये तो अब आपको पता ही होगा ना, अब हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है कि एमपी क्या है, एमपी इज द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टीपी इज द टोटल प्रोडक्ट, है ना। एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल किसे कहते हैं बेटा, मार्जिन मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। मार्जिनल किसे कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं कि वन एडिशनल यूनिट, ठीक है। टोटल में जब हम एक एडिशनल यूनिट, एक सरप्लस यूनिट, एक एडिशनल यूनिट जब हम ले रहे हैं, उसको हम मार्जिनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट जब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट,
जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करता है तब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट, ठीक है, इंक्रीज करता है एट। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आंसर इज बी, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो याद रखिए ये क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट है, अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी पढ़ते हो तो उनका भी रिलेशन सेम होता है। ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट, इनकी रिलेशंस जो है सेम होते हैं। अगर आपको एक का रिलेशन आएगा आपको सारे रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, ये आप याद रखिएगा कि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, तब आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट पे। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है तब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। और जब आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो, अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो, वन सेकेंड, अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो बन जाता है, जब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है अगर जब वो जीरो बन जाता है तब टोटल प्रोडक्ट में कोई फर्दर एडिशन नहीं होता, तो टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये मैंने ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन उस टाइम पूरा डिराइव करके आपको बताया था, पूरा इसमें समझाया था मैंने आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है तब आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, ये आपने याद रखना है। और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाता है उस टाइम पे टोटल प्रोडक्शन में फर्दर कोई भी एडिशन नहीं होती है, आपका उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है और उसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो तब आपका टोटल प्रोडक्ट फॉल करना स्टार्ट कर देता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करना कब स्टार्ट कर देता है, ठीक है, डिक्रीज होना कब स्टार्ट कर देता है। तो वो डिक्रीज होना तब स्टार्ट करता है जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो यस, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है। So the correct answer for question number 6 is B. Okay. Now coming upon to question number 7, when total product is maximum, then marginal product is. देखिए यही अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को हम T को हम नॉर्मली कैपिटल ही रखेंगे, यहाँ पे स्मॉल हो गया कोई बात नहीं, आप इसको कैपिटल T कर लेना। टोटल प्रोडक्ट जो है ना आपका, टोटल प्रोडक्ट जब आपका मैक्सिमम होता है तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ये अभी मैंने आपको बताया आपको। सो द डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा, ये आपने याद रखना है। और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, मान लो अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, उस टाइम पे जो आपका टीपी है वो, यानी जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन दे आर वेरी मच एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। Now coming upon to question number 8. Question number 8 says which of the following is not true regarding stabilization policy ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया कब आए थे, 1991 में आए थे, वेरी ट्रू, ठीक है, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ ये जब 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इनको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं, राइट, ठीक है। ओके, तो हमने बताना है कि इसमें से क्या ट्रू नहीं है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, ये जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 की, ठीक है, इनमें हम दो मेजर्स पढ़ते हैं, एक स्टेबलाइजेशन और एक स्ट्रक्चरल मेजर्स। क्या पढ़ते हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स। जो आपकी स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल बोला मैंने दूसरा, ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। ये जो स्टेबलाइजेशन जो है, ये जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, ठीक है, ये आपके शॉर्ट टर्म है। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म, तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, बिल्कुल सही। स्टेबलाइजेशन मेजर्स इंटेंड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ब्रिंग्स इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, बिल्कुल सही। स्टेबलाइजेशन तो एक तो शॉर्ट टर्म होते हैं, ये याद रखिएगा, और एक तो ये दो चीज़ों से मतलब स्टेबलाइजेशन मेजर्स में हमने दो मेजर्स पढ़ने हैं, एक तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें याद रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, नहीं, तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज जो है ये लॉन्ग टर्म मेजर तो नहीं है,
ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है अभी हमने पढ़ा। तो फिर लॉन्ग टर्म कौन है? लॉन्ग टर्म है स्ट्रक्चरल। लॉन्ग टर्म कौन से हैं? स्ट्रक्चरल। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ रेफर करूंगी, आप ना अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना, आप एनसीईआरटीज कंसिडर करिए। तो एनसीईआरटीज आर दी बेस्ट सोर्स कि जिनसे आप ये पूरी इकोनॉमिक्स जो है अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये चैप्टर भी मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, ये भी पूरा चैप्टर है। ठीक है, अच्छा, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स पॉलिसीज जो है ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो एम करते हैं एट इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक एंड डिक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। नहीं, तो स्टेबलाइजेशन की जगह अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ले लोगे फिर ये सही हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ही इसमें हमने ढूंढना था। येस, सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल दो चीजें याद रखनी है। स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल है वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says which statement is true as far as external sector was concerned in the foreign exchange market in 1991। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है? ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में एक्सटर्नल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रूपी वाज डीवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। तो बिल्कुल पहले ही सही है। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर 1991 की मैं बात करूँ एज इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, रूपी वाज एप्रिशिएटेड, नहीं एप्रिशिएट नहीं किया गया था, रूपी को डेप्रिशिएट किया गया था, यानी कि डीवैल्यू किया गया था। ठीक है, तो इंडियन रूपी हमारी जो है उसको फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट और ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया गया था। ठीक है, उसको डेप्रिशिएट किया गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। सो ए इज द राइट आंसर। ये ऑलरेडी स्टोरी इसकी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने एमसीक्यूज बनाए थे, उसमें मैंने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफ़ी हद तक डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, तो आपने अगर वो पूरे इलेबोरेटेड वो देखना है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सारा डिस्कस किया हुआ है उसमें, 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज ही किया है लेकिन। ठीक है, तो यू कैन लाइक हैव दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, यू कैन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सेज the central bank's reduction of the CRR, that is cash reserve ratio, has the following effect on the commercial bank's capacity to create credit। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, यानी कि ऑब्वियसली आरबीआई इन आर केस। ठीक है, अगर मैं आरबीआई की बात करूं, अगर वो कैश रिजर्व रेशो जो है कम कर देती है, अगर आरबीआई क्या करती है, कैश रिजर्व रेशो कम कर देती है, ठीक है, रिड्यूस कर देती है, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है उस पर क्या इफेक्ट आएगा? तो ऑब्वियसली उस पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ए आएगा। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज़्यादा क्रेडिट बना सकते हैं अगर आरबीआई जो है वो सीआरआर को कम कर देता है। ठीक है, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। दिस इज दैट रिजर्व जो कि जो ये हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनको सेंट्रल बैंक के पास कुछ रिजर्व जो है रखना होता है। ठीक है, कुछ डिपॉजिट रखना होता है। ठीक है, अगर उसकी रेट जो है वो सेंट्रल बैंक कम कर देता है तो कमर्शियल बैंक्स जो है उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है क्रेडिट क्रिएट करने की। सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर मैं आऊँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? यस, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट लग रही है आपको? ठीक है, यह आपने बताना है। सो इसमें क्या है, आपने बताना है कि मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर कौन सा है। मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर क्या है? M1 है, M2 है या M3 है? ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, M1। M1 जो है ये सबसे लिक्विड, दिस इज द मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई मेजर। यस, M1। ठीक है, देखिए ये M1, M2, M3 क्या है? ये मनी सप्लाई के मेजर्स होते हैं। M1, M2, M3, M4 भी होता है। ठीक है, जो M1 और M2 है ना, ये दोनों M1 और M2 जो है ना, इनको नैरो मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो मनी। ठीक है, जो M1 है, M1 में आपका क्या आ जाता है? M1 में आपके जो भी करंट एसेट्स हैं, ठीक है, जो हाईली लिक्विड है, जो भी आपके पास मतलब जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट भी नेट डिपॉजिट्स आ जाते हैं इसमें, मतलब नेट डिपॉजिट में ओनली डिमांड डिपॉजिट आते हैं। ठीक है, जो भी पब्लिक के बैंक्स के पास हैं वो आ जाते हैं, जो भी मनी सर्कुलेशन में है, क्वाइंस है, करेंसी है, वो सारी M1 में आती है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। M2 में क्या होता है? M2 में M1 सारा प्लस पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है आपके वो भी आ जाते हैं। तो M1 और M2 जो है इनको हम नैरो मनी कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं M3 M4 को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है? M1। M1 के बाद M2, M2 के बाद M3, ऐसे ऐसे होता है। M3 के बाद M4। ठीक है,
तो M1 जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड सप्लाई होती है। लिक्विड का मतलब होता है जो मतलब जो इजीली एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, जो इजीली सबसे इजीली जो एक्सचेंज हो जाए, क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश हो, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स सारे जो हैं, सभी जो लिक्विड एसेट्स हैं, जो सारे करेंसी है इन हैंड, वो सारी किस में आ जाती है, हमारी M1 में, ठीक है। M1, M2, M3, M4 ये क्या है, ये मनी सप्लाई के मेजर्स होते हैं, आपने याद रखना है। और M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, ठीक है। M1 और M2 दोनों को मिला के नैरो मनी कहते हैं, M3 और M4 दोनों को मिला के ब्रॉड मनी कहा जाता है, ठीक है, ओके। Coming upon to question number 12. Question number 12 says the market value of all final goods and services produced during a specific period plus income earned abroad by the nationals minus income earned locally by the foreigners, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। सो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं कि जो भी मार्केट वैल्यू है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस की जाए, नॉर्मली एनुअली हम लेते हैं, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, प्लस जो इनकम अर्नड अब्रॉड बाय द नेशनल्स, ठीक है, माइनस इनकम अर्नड लोकली बाय द फॉरेनर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम GNP भी कहते हैं, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says which of the following is not the problem faced by the developing nations. इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो डेवलप्ड नेशंस फेस नहीं करते। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ कोर्स जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस की बात कर रहे हैं हम, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपिंग नेशंस में पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो दिस इज, ठीक है, ओके। पॉवर्टी तो है ही ऑफ कोर्स डेवलपिंग नेशंस में, पर यह है कि जो फेस नहीं करते, तो ये तो फेस कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ भी फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी भी फेस कर रहे हैं, हंगर भी फेस कर रहे हैं, हमारे SDGs भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, पॉवर्टी टू रिड्यूस हंगर, ये तो है ही है। स्केर्स ह्यूमन रिसोर्स तो ये नहीं है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्केर्स ह्यूमन रिसोर्स वहाँ नहीं है, इनफैक्ट वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इन अबंडेंस है, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है अबंडेंस में है इनफैक्ट डेवलपिंग नेशंस में, स्केर्स तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, ठीक है, एंड वी हैव लाइक अबंडेंट ह्यूमन रिसोर्स हियर, वी डोंट हैव अ स्केर्स ह्यूमन रिसोर्स, वी हैव अबंडेंट, ठीक है, वी हैव सरपास चाइना एज वेल, सो दिस इज द case, so we have the scarce human resource. D is the right answer for question number 13, okay. This is not a problem which is faced by the developing nations, right. Question number 14 says which of the following is not the component of GDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कौन इनमें से कंपोनेंट नहीं है, तो नहीं है बताना है हमने। सो कंजप्शन इज यस, कंजप्शन GDP का कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, तो क्या नहीं है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है ये GDP का कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइमरली जो हमारी GDP होती है ना, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वी हैव कंजप्शन सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है GDP का, ठीक है। कंजप्शन जो है, कंजप्शन इज दी लाइक द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ GDP, देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, वी हैव गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ये भी GDP का कंपोनेंट होता है, तो 4 मेजर कंपोनेंट है GDP के, ओके। तो कौन सा नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम नहीं है। पर कैपिटा इनकम होती क्या बेटा, पर कैपिटा इनकम ना एवरेज होती है, आप ऐसे मान के एवरेज याद रखना बस, एवरेज किसकी एवरेज, ये एवरेज होती है मनी विच इज अर्नड बाय एवरी पर्सन इन दैट एरिया, ठीक है। मतलब ये क्या करती है कि इनकम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट और अ रीजन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री, किसी की भी आप पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हो, जहां पे आप एक एवरेज इनकम निकालोगे, मतलब एक इंडिविजुअल जो है एवरेज कितनी इनकम जो है वो कमाता है, ठीक है। और जिससे, और GDP ये करती क्या है, ये पर कैपिटा इनकम करती क्या है, ये इवैल्यूएट करती है लाइवलीहुड और क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि ऑब्वियसली जब हमें एवरेज इनकम पता चलेगी किसी एक पर्टिकुलर जगह की, जब हमें एवरेज इनकम पता चलेगी इंडिविजुअल की, उसी के बेसिस पे तो हम लाइवलीहुड इवैल्यूएट करेंगे ना कि भाई उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड, ये हम पर कैपिटा इनकम से डिटरमिन करते हैं, ओके। ऑलराइट, तो अगर मैं GDP की बात करूँ तो इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, ये आपको याद रखना है, ओके। Now coming upon to the last question of today's session, the government doesn't interfere in the process of decision making under, ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है, गवर्नमेंट कहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मार्केट इकोनॉमी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करूँ तो ऑब्वियसली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो सेंटर से ही पता चल रहा है आपको, जहाँ पे सेंट्रली आता है ना तो इट इज ऑलवेज गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट है ही है। मिक्स्ड इकोनॉमी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी वेयर देयर इज एन अमलगमेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। व्हेनेवर देयर इज सोशलिज्म देयर इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑब्वियसली, ठीक है। तो मिक्स्ड
इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट है, ठीक है। हमारी इंडियन इकोनॉमी फॉर एग्जांपल दैट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज देयर, येस। सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है ही है। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर ओन्ड बाय पब्लिक। नाउ व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय पब्लिक, इट मीन्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एक्चुअली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो मार्केट इकोनॉमी इज द राइट आंसर। मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है विच इज सेड टू बी फ्री इकोनॉमी, ठीक है। फ्री इकोनॉमी मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कम इनटू फोर्स, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय private individuals, ठीक है, are owned by private sector, right? So this is the right answer. B is the right answer for question number 15. So this is all about our today's session of MCQs. Okay, आप अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत ही जल्दी मैं सेट 2 जो है वो भी लेके आऊँगी। आप एनालाइज करिए, बताइएगा मुझे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने 15 में से कितने MCQs आपने ठीक किए हैं। तो नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द मैं आपके साथ लेके आऊँगी। तब तक कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।